हम लोग का इको का लास्ट चैप्टर है। इको का लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। ये मैं सबसे लास्ट इसलिए पढ़ा है क्योंकि 11-12 में पढ़ा हुआ था बहुत लोगों का, इसलिए मैं लास्ट में पढ़ाया था। बाकी मैंने इंट्रो बोल करके एक वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वाई इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड आर्ट एंड साइंस। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सेमेस्टर 1 का इस ईयर का पहला वीडियो मेरा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बोल के डाला हुआ है। आज इंट्रोडक्शन में चैप्टर में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ जियो का। क्या हमारे यहाँ पे सिर्फ जियो है? क्या इंडिया में सिर्फ जियो है? नहीं, इंडिया में जियो भी है, एयरटेल भी है, वीआई वोडाफोन आइडिया भी है, बीएसएनएल भी है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ जियो की बात कर रहा हूँ, जियो टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जियो टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ। अब जियो का ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर का, हाँ आधा घंटा पढ़ाऊंगा इसलिए शॉर्ट में पढ़ा, ठीक है। जियो का ओवरऑल कंज्यूमर कितना है, मतलब ये जो कंपनी है जियो टेलीकॉम का ओवरऑल कंज्यूमर कितना है मार्केट में इसका शेयर कितना है। तो आपको पता है 90% ज़्यादा शेयर किसके पास है? जियो के पास में। इसका ओवरऑल डिमांड कितना, कितने कस्टमर है, कितना डिमांड है, कितना इसकी सप्लाई है, मतलब ये इंडिया में कहाँ कहाँ सप्लाई करती है ना, इंडिया के किस किस कोने में ये 4G 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ओवरऑल प्राइस कैसे, जियो वाले अपना प्राइस कैसे निकालते हैं? जो ये लोग चार्ज करते हैं 350, 349, 399, ये प्राइस कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ इनका ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, एंड ये लैंड को जो अपना फैक्ट्री का रेंट कितना पे कर रहे हैं, इनके पास जितने एम्प्लॉई है उनकी सैलरी कितना पे कर रहे हैं, मतलब फैक्टर प्राइस का मतलब लैंड लेबर कैपिटल और ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया किसके बारे में था? सिर्फ और सिर्फ जियो के बारे में था कि जियो का डिमांड कितना है, पूरे इंडिया में जियो का डिमांड, इसकी ओवरऑल सप्लाई कितनी है, कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहा है, समझ गए ना, कितना सप्लाई पूरे मार्केट में कितना सप्लाई कर रहा है। ओवरऑल कस्टमर कितने हैं, डिमांड कितना है, ओवरऑल कस्टमर कितना है। जब जियो प्राइस कम करता है तो क्या कंज्यूमर डिमांड बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है? हाँ, जब कंज्यूमर का प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि कस्टमर जियो को कैसे प्रेफर का मतलब क्या है, जब जियो प्राइस कम करता है तो कंज्यूमर इसका डिमांड बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। जब जियो प्राइस बढ़ाता है तो कंज्यूमर डिमांड कम करता है या नहीं करता है। तो जब आप जियो के बारे में सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि इसका ओवरऑल डिमांड क्या है, ओवरऑल ये इसकी प्राइस क्या है, ये प्राइस निकालता कैसे है, इसका ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, ओवरऑल सप्लाई कितनी है, कंज्यूमर का रिएक्शन क्या है, इस पर्टिकुलर स्टडी को बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल स्टडी। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल स्टडी। तो जब आप किसी इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करोगे, ऐसे तो जियो भी है, एयरटेल भी है, वीआई भी है, बीएसएनएल भी है, और भी ना जाने कितने सारी कंपनी होंगी, छोटी मोटी कंपनी। 4 तो फेमस कंपनी का नाम बता दिया मैंने, अगर कुछ होगा तो हो सकता है इंडिया के किसी कोने में कोई छोटी मोटी कंपनी होगी, पर ये तो 4 तो पूरा वर्ल्ड वाइड बोल सकते, पूरा नेशन वाइज है। तो हमने इन चारों में से सबकी बात किया या सिर्फ एक का बात किया? सिर्फ एक का बात किया। चारों में से सिर्फ और सिर्फ जियो का बात किया। तो जब आप किसी एक सिंगल यूनिट का स्टडी करते हो, जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ जियो का स्टडी किया, तो इसको अपने कौन सा इकोनॉमिक्स बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। कौन सी इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं जियो के साथ साथ एयरटेल का ही बात कर रहा हूँ, वीआई का ही बात कर रहा हूँ, बीएसएनएल का बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ देश में ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में, कितना प्रोडक्शन हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर में, कितना प्रोडक्शन हो रहा है टर्सरी सेक्टर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 ही सेक्टर हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर जो खेती बाड़ी से रिलेटेड है, एक है आपका सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और एक होता है सर्विस सेक्टर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं किस सेक्टर का पार्ट हूँ? सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ये रेस्टोरेंट हो गया, बस हो गया, रेलवे हो गया, टैक्सी हो गया, ठीक है। जियो भी किस सेक्टर का पार्ट है? सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं प्राइमरी में, कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं सेकेंडरी में। तो जब मैं तीनों सेक्टर की बात कर रहा हूं कि तीनों सेक्टर का ओवरऑल प्रोडक्शन क्या है,
हमारे देश की ओवरऑल जीडीपी क्या है, देश में महंगाई का हालत क्या है, महंगाई कम है या ज़्यादा है, देश में बेरोजगारी कितना है, कम है या ज़्यादा है, हमारा देश डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, हमारा ग्रोथ कितना हुआ पहले से, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है या कम हुआ है या बढ़ा है। जब हम पूरे देश की बात करते हैं इसको अपने बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। समझ गया ना? तो माइक्रो, माइक्रो मतलब टाइनी। जब आप किसी एक सिंगल यूनिट का बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक पांडे क्लासेस की बात करो, इसकी स्टडी करो, इनके पास स्टूडेंट कितना है, इनका ओवरऑल खर्चा कितना है, इनका ओवरऑल इनकम क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये अपना फीस कैसे डिसाइड करते हैं, जब ये फीस बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रिएक्शन क्या होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एपीसी की बात करो ना, तो कौन सा इकोनॉमिक्स होगा? माइक्रो। सबकी बात करो मैक्रो। समझ गया ना? तो सिंगल इंडिविजुअल माइक्रो, सबकी बात करेंगे तो मैक्रो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है नेम 2 वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो देश की ओवरऑल जीडीपी क्या है, देश का ओवरऑल इनकम क्या है, देश का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, देश में इन्फ्लेशन का रेट क्या है, देश में प्राइमरी सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन क्या है। वेरिएबल का मतलब हम लोग क्या क्या चीज का स्टडी करते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछेगा नेम 2 वेरिएबल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो अभिषेक पांडे प्राइस कैसे डिसाइड करता है, पहला वेरिएबल। अभिषेक पांडे का ओवरऑल डिमांड क्या है, सेकंड वेरिएबल। समझ गया ना? तो अगर आपसे वेरिएबल पूछे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है, और अगर आपको पूछे कि नेम 2 वेरिएबल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है। समझ गए ना? क्लियर हुआ? डेफिनेशन भी क्लियर हो गया कि जब आप इकोनॉमी एज ए होल, पूरे कंट्री की बात करते हैं, इकोनॉमी एज होल मतलब पूरे कंट्री की बात करते हैं, पूरे कंट्री की ओवरऑल स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम अपने देश में क्या स्टडी करते हैं कि भाई हमारे देश में बेरोजगारी का हालत कैसा है, देश की महंगाई क्या है, देश की जीडीपी पहले से कम हुआ है या ज़्यादा हुआ। आपको एक एक रुपया का हिसाब चाहिए या आपको ओवरऑल हिसाब चाहिए? ओवरऑल हिसाब चाहिए। भाई देश आगे बढ़ा है या पीछे बढ़ा है, देश में एम्प्लॉयमेंट घटा है या बढ़ा है, देश में जो हमारी नंबर ऑफ जो कंपनीज थी वो पहले से ज़्यादा हुई है या कम हुई है। तो जब आप पूरे कंट्री की बात करते हो तो माइक्रो, जब आप सिंगल की बात करते हो तो माइक्रो। अच्छा, ये जो माइक्रो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। तो ग्रीक वर्ड में इसको माइक्रो बोलते थे, MIKRO। क्या बोलते थे? माइक्रोस। एपोस्ट्रोफिस एस लगता है, क्या लगता है? एपोस्ट्रोफिस एस। बुक लाए हो ना, बुक ऊपर लिख लेना। तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यहाँ पर भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। हाँ, यहाँ पे इसको बोलते हैं मैक्रो, MA होगा यहाँ पे, मैक्रो MA होगा यहाँ पे, हाँ लिख लो, MAKR एपोस्ट्रोफिस मैक्रोस। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है बाबू? स्मॉल या टाइनी, यही होता ना कृष, है ना? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल टाइनी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग क्या है इसका? लार्ज। क्या मीनिंग है? लार्ज। तो 3 डेफिनेशन हो गया ना, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक डेफिनेशन हो गया, एक उसका स्कोप हो गया। ठीक है ना? ये जो स्टडी करता है यूनिट ऑफ स्टडी, ये स्मॉल कंपोनेंट या इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है, ये एग्रीगेट यूनिट का स्टडी करता है। ठीक है, इसको बॉटम अप्रोच बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन मतलब पूरा, होल। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स उसकी बात करता है बॉटम अप्रोच, मतलब सिंगल की बात कर रहे हैं। जब आप किसी एक यूनिट की बात करोगे उसको बोलते हैं बॉटम अप्रोच, और जब आप सबकी बात करेंगे तो बोलेंगे टॉप टू डाउन अप्रोच। ठीक है ना? बस 5 हो गए ना, 1 2 3 4, और मैंने तो ये करवा दिया, 5 हो गए ना, बस इतना याद करना है आपको। अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? सुनो ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सुनो ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या? चलो मैं तुमको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं मोटा हूँ, फॉर एग्जांपल, अरे हूँ मत बोल दो तो आप मोटे हैं, फॉर एग्जांपल आप मोटे हैं। ठीक है, क्या आपको मोटे होने चाहिए? नहीं।
तो जब जब सच्चाई की फैक्ट, मैंने आपने मेरे को देखा, बोला अभिषेक सर आप मोटे हैं, तो बोला अच्छा, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको अपना मोटापा कम करना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होना चाहिए। तो जब आपने अपना ओपिनियन दिया, जब आप क्या दिए, अपने ओपिनियन दिए, तो इसको अपने कौन सा इकोनॉमिक्स बोलते हैं, नॉर्मेटिव, कि आपको हेल्दी होना चाहिए। तो मेरे को भी गुस्सा आया, हम भी बोलते हैं बाबू आप लोग पढ़ाई में बहुत वीक है, आप लोग पढ़ाई में काफ़ी, अब तुम लोग मेरे पीछे पड़ेगा तो हम भी तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, आप लोग पढ़ाई में बहुत वीक है, आप लोग इज्जत करते हैं लेकिन इज्जत से कुछ नहीं होगा, मेहनत मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग आवर स्टडी करना पड़ेगा, क्लासेस टाइम पे करना पड़ेगा। तो जब मैंने सच्चाई बताया कि आप लोग पढ़ने में वीक है, सच्चाई बताया आप लोग पढ़ने में वीक है, तो जब मैं सच्चाई बता रहा हूं पॉजिटिव, आप लोग को मेहनत करना चाहिए, क्लासेस अटेंड करने चाहिए, टाइम टाइम पे होमवर्क करना चाहिए, तो जब मैं ओपिनियन दिया, कौन सा इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव। समझ गया? तो यहां पे फैक्ट की बात होती है, यहां पे ओपिनियन की बात होती है। तो इसको बोलते हैं व्हाट इज, है क्या, तुम पढ़ने में वीक हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओवरवेट हूं, लेकिन मुझे ओवरवेट नहीं होना चाहिए, तो जो ओपिनियन है उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव, और जो फैक्ट है, जो व्हाट इज है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर मैं कंट्री के पॉइंट ऑफ, देश में महंगाई है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, मतलब देश में इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया, पॉजिटिव। नहीं होना चाहिए, महंगाई नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या हो गया, नॉर्मेटिव। समझ गया ना? तो ये मीनिंग हो गया, ये नेचर हो गया, मीनिंग समझ गया। नेचर देख लो इसका, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, फैक्ट बेस्ड, और ये कौन सा है, ओपिनियन बेस्ड। बस ये याद रखना, फैक्ट बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड। अगर मैं पर्पज की बात करता हूँ, तो ये एम टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक फेनोमेना एज दे एग्जिस्ट। मैंने तुम्हारा एग्जाम लिया, एग्जाम देखकर बोला ए भैया तुम लोग तो पढ़ने में बहुत वीक है, तो जो एग्जिस्ट करता है मैंने उसके बारे में बताया, जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है मैंने उसको एक्सप्लेन किया। इकोनॉमी में बेरोजगारी है, इकोनॉमी में क्या है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, देश में महंगाई एग्जिस्ट करता है, तो मैंने बस उसके बारे में बताया, मैंने बस उसके बारे में बताया। ये क्या बोलता है, एम टू सजेस्ट पॉलिसीज और मेजर टू इम्प्रूव इकोनॉमी। जो तुमने बोला ना सर आप ओवरवेट है, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आप मेजर बता रहे हो ना, तो जब आप एम टू सजेस्ट पॉलिसी या मेजर टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, भैया महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो, रोजगार बढ़ाओ, देश की जीडीपी बढ़ाओ, तो जब आप इकोनॉमी की इम्प्रूव करने की बात करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ पा रहा मेरा बात? ठीक है। ये कौन सा होता है, एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होता है। ये क्या होता है, एडवाइजरी और प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मतलब जब आप किसी सिचुएशन को एनालिसिस करते हो ना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव अप्रोच या एनालिटिकल अप्रोच। तो तुम दोनों में से कोई एक वर्ड याद करोगे चलेगा। ये कौन सा अप्रोच वर्ड, या तो एनालिटिकल लिख देना, जैसे आपने एनालिसिस किया, मैंने तुम्हारा एग्जाम लिया, मैंने तुम्हारा एग्जाम लेकर क्या किया, एनालिसिस किया, तो ये कौन सा अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है, एडवाइजरी अप्रोच है, कि बाबू पढ़ाई करो, मेहनत करो, तो ये कौन सा अप्रोच है, एडवाइजरी अप्रोच है। समझ गया ना? तो जो वर्ड तुमको लग रहा है कि याद रहेगा बस उसी वर्ड फोकस करना है, फैंसी वर्ड नहीं, नहीं फैंसी वर्ड नहीं। एग्जाम्पल डाल देना, एन इंक्रीज इन जीएसटी विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स। एग्जाम्पल मत डालना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ये भी एग्जाम्पल चलेगा, कोई दिन। एन इंक्रीज जीएसटी, अगर जीएसटी बढ़ गया, अरे टैक्स बढ़ गया, तो लग्जरी गुड्स का डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। रोड पर तुमको BMW ज़्यादा दिखता है या टाटा की कार ज़्यादा दिखती है, बोलो, या मारुति सुजुकी ज़्यादा दिखती है? अब समझ गया मेरा बात? मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, ये तुमको ज़्यादा दिखेगा, फरारी। अब तुम बताओ ना, तुमको स्कूटी ज़्यादा दिखता है या वो एक तो कंपनी है ना बाइक वाला, डेविड हार्टसन, हाँ हार्ले डेविसन, कौन दिखता है तुमको? तुमको रॉयल इनफील्ड ज़्यादा दिखता है ना, है ना?
हार्ले डेविसन दिखता है क्या तुमको? नहीं, तो लग्जरी हो गया, क्योंकि क्या है, जीएसटी ज्यादा उसके ऊपर, जीएसटी बहुत ज्यादा है। तो अभी से रिसेंटली क्या हुआ ना, बाइक सस्ता हुआ है। अगर जो 350 सीसी के है, अप टू जो 350 सीसी का बाइक है ना, वो सस्ता, उस पर जीएसटी कम हो गया। और जो 350 सीसी से ज़्यादा है उसको लग्जरी मान के जीएसटी बढ़ा दिया है। तो अब तुमको रोड पे कौन सा बाइक ज़्यादा दिखेगा? जो या तो 110 सीसी का है, या 125 सीसी का है, या 150 सीसी का है, या 350 सीसी का है, उसमें मेरा भी दी जाएगा तुमको, आया उससे ना। तो वो अब लग्जरी में नहीं आता है। पहले 350 लग्जरी में आता था, पर गवर्नमेंट बोली नहीं, अब जो 350 सीसी के ऊपर है वो लग्जरी है, और उस पर टैक्स बढ़ा दिया। तो जैसे ही कोई लग्जरी आइटम पे जीएसटी बढ़ता है ना, उसका डिमांड क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि लग्जरी आइटम ऐसी बहुत महंगा है, उसके ऊपर अगर 10-20% का टैक्स लग जाता है तो प्राइसेस आसमान छूती है, तो डिमांड क्या होता है? कम होता है। अच्छा, ये झूठ बोला या सच्चाई बोला? ये झूठ बोला या सच्चाई बोला? अच्छा, अब अगर मेरा कोर्स है 999 का, मान लो मेरा एक कोर्स है 1000 रुपया का, इस पर अगर 18% का जीएसटी लग गया तो मेरा कोर्स का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये सच्चाई है। तो सच्चाई बताना कौन सा इकोनॉमिक्स है? पॉजिटिव। जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, स्टूडेंट का हक है कि फीस के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ये कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया? और बेटी डाल दिया इकोनॉमिक, एग्जाम पढ़ा देगा ना, 5 हो गया। अच्छा, ये मैराथन में अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ाऊंगा ना फिर भूल जाएगा तुम लोग। एग्जाम के ठीक पहले पढ़ाऊंगा, याद रहेगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो बस तुमको बस इतना ही पढ़ा देना जिससे तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, मान लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होगा। सब तुम लोग बजट लाइन पढ़ा था ना, उसी की तरह। देखो, सपोज एन इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। खाली ये टेबल से समझ जाएगा तुम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या। मान लेते हैं इकोनॉमिक्स में 2 गुड्स है, एक गुड्स है वीट और दूसरा गुड्स है क्लोथ। एक है गेहूं और दूसरा है कपड़ा। ठीक है, द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन आर फॉलो। एक प्रोड्यूसर है, मान लेते ये प्रोड्यूसर है, ये पूरे इंडिया में 2 ही गुड्स बनाता है, एक वीट बनाता है, एक क्या बनाता है, क्लोथ बनाता है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा पैसा लगा दे क्लोथ बनाने में, बोले ना, उसके पास जो लैंड लेबर कैपिटल है। अरे प्रोड्यूसर के पास क्या होता है? लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल, यही होता है ना। तो उसके पास जो भी रिसोर्सेस है वो सारा का सारा रिसोर्सेस कहाँ पे लगा दे? कपड़ा बनाने में। तो अगर वो सारा का सारा रिसोर्सेस लगा दिया कपड़ा बनाने में, तो क्या गेहूं उगाने के लिए उसके पास कुछ बचेगा? तो गेहूं कुछ नहीं बनेगा, गेहूं हो गया 0। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन 1। अरे भाई, एक प्रोड्यूसर, मान लेते हैं ना पूरी इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर है, एक ही आदमी प्रोडक्शन कर रहा है। अब इसके पास मान लेते हैं 1 लाख रुपया है। अब ये 1 लाख रुपया या तो पूरा का पूरा क्लोथ के ऊपर लगा दे तो क्लोथ बनेगा, या पूरा का पूरा पैसा लगा दे वीट के ऊपर तो क्या बनेगा? वीट बनेगा। तो अगर वो सारा का सारा रिसोर्स का मतलब समझा तुम लोग, उसके पास जो भी लैंड लेबर कैपिटल है, जो भी स्किल्स है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सब कुछ कहां लगा दिया? कपड़े बनाने में। तो क्या वीट का प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं। तो वीट बनेगा 0 क्विंटल। क्विंटल समझता ना, कि हजार 100 टन हो गया, टन हो गया। 1000 केजी का टन होता है और 100 केजी का 1 क्विंटल होता है। हाँ ठीक है, थैंक यू कृष्ण। तो ये हो गया 0 क्विंटल। लेकिन अगर वो सारा का सारा पैसा लगा दिया वीट को बनाने में है, तो वीट बनेगा 40, मान लेते 40 क्विंटल बनेगा, और कपड़ा बनेगा 0। तो या तो आप पूरा का पूरा पैसा लगा दो क्लोथ बनाने में, तो राइस नहीं बना पाओगे, वीट नहीं बना पाओगे। अगर आप पूरा का पूरा पैसा लगा दिए वीट बनाने में, तो आप कपड़ा नहीं बना पाओगे। तो पॉसिबिलिटी याद है कुछ? याद है बजट लाइन में अपने पास लिमिटेड बजट था, या तो पूरा का पूरा चॉकलेट परचेज करो, या तो पूरा का पूरा चिप्स परचेज करो, या थोड़ा चॉकलेट थोड़ा चिप्स। वही चीज यहां पे भी है। या तो प्रोड्यूसर पूरा का पूरा पैसा लगा दे चॉकलेट बनाने में, तो चॉकलेट बनेगा, चिप्स बना ही नहीं पाएगा।
या प्रोड्यूसर सारा का सारा पैसा लगा दे चिप्स बनाने में, तो चॉकलेट नहीं बना पाएगा, या थोड़ा सा चिप्स बनाए या थोड़ा सा चॉकलेट बनाए, वही चीज यहाँ पे भी है। अब देखो प्रोड्यूसर बोला कि भाई अगर हम पूरा का पूरा रिसोर्सेस इसमें लगा दिया तब तो ये बना ही नहीं पाऊंगा, कॉम्बिनेशन ए। अब बोला ठीक है क्लोथ थोड़ा कम बनाएंगे, क्लोथ थोड़ा कम बना दिया, तो देखो ना 50 से कितना हो गया 45, तो जैसे ही क्लोथ कम बनाया तो उसके पास अब रिसोर्सेज थोड़ा बहुत बच गया, अब वो किसके लिए लगाएगा, वीट बना, तो वीट बनाया 10 क्विंटल, अब वो पैसा लगा दिया वीट को बनाने में, तो वीट निकला 10 क्विंटल। बोला ठीक है और भी कर सकते हैं, क्लोथ को और थोड़ा कम कर दे, वीट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो पहले क्लोथ कितना बनाता था 45 मीटर, अब बोल रहा है क्लोथ वो बनाएगा 35 मीटर, क्लोथ वो कितना बनाएगा 35 मीटर। तो जैसे ही उसने क्लोथ 45 से 35 कर दिया, तो पहले वो 45 बनाता था अब वो 35 बना रहा है, तो पहले से कम बना रहा है, तो अब उसके पास लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सब बचेगा, वो सारा चीज कहाँ लगाएगा, वीट बनाने में, तो वीट पहले से ज्यादा बनेगा, तो पहले वीट बनता था 10 अब कितना बनेगा 20। बोला ठीक है थोड़ा कपड़े और कम बनाते हैं, तो 35 मीटर्स कितना हो गया 20 मीटर्स, तो अब और कम अगर वीट अगर वो कपड़े पहले से और कम बना रहा है तो उसके पास रिसोर्सेस ज्यादा बचेंगे, तो अब वो क्या बनाएगा पहले से ज्यादा कपड़ा बनाएगा। तो जैसे जैसे वो क्लोथ को कम कर रहा है वीट का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते, लास्ट में उसने डिसीजन लिया कपड़ा नहीं बनाएंगे, सब लोग पतंजलि कपड़ा पहनेगा, पत्ता पहने घूमेगा, आया वास्तव ने क्या बनाएंगे पूरा का पूरा वीट बनाएंगे, तो कपड़ा हो गया 0 अब वीट हो गया 40। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। ये पॉसिबिलिटी खाने के लिए था या प्रोडक्शन करने के लिए था, अगर खाने के लिए होता तो बजट लाइन, अब प्रोडक्शन करने के लिए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ गया ना, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है देख लो। बगल में तुम लोग भी डायग्राम बना लो ना, बगल में तुम डायग्राम बना लो। हम लोग ना पहले उसे वो चांदा होता था उसी से बनाते, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या बनता है कॉनकेव बनता है। बता रहे उसके रीजन, उसके पीछे भी रीजन ऐसे बनता है ये वाला। इसी को अपने बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऐसे बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अब देखो अगर मैं एक्स एक्सिस पे वीट एज्यूम कर लिया, अगर मैं एक्स एक्सिस पे वीट बना रहा हूं तो वाई एक्सिस पे क्या बनेगा क्लोथ। अब देखो अगर मैं वीट का प्रोडक्शन बनाता हूँ 0, या था ना कॉम्बिनेशन ए, तो अगर मैं वीट कितना बना रहा था 0, तो ये वीट हो गया 0, क्योंकि वीट तो यही है ना, तो ये क्या हो गया वीट 0। तो इस केस में क्लोथ सबसे ज़्यादा बनता था, तो देखो ना क्लोथ अगर वीट 0 है तो क्लोथ कितना है 50, 50 नहीं ऐसे मैं समझा रहा हूँ 50। अब देखो वीट पहले से बढ़ गया, तो मान लो ये हो गया पहले से 10, तो क्लोथ कितना हो गया 50 से 45, तो अगर ये 50 है तो 45 के नीचे आएगा ना, तो अगर ये 10 है, समझ गया ना, ऐसे बनते ऐसे बनता। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ये कम होते चला जा रहा है और ये बढ़ते, समझ गया ना, ये क्या हो रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो कर्व बना इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बस एग्जाम में तुमको ऐसे ही बनाना हो, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है यहाँ पे, तो अब आप बताओ ना मैं यहाँ तक प्रोडक्शन कर सकता हूँ, मैं यहाँ देखो ना ये लाइन क्या बताता है, ये लाइन बताता है कि इस कॉम्बिनेशन पर अगर आप एग्जिस्ट करते हो, मान लो ये कॉम्बिनेशन ए है, इसको मान लेते हैं बी,
इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर जितना लाइन है, सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जितना भी कॉम्बिनेशन है, हर एक कॉम्बिनेशन पे आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेस को यूज करें कि वाट एवर यू हैव यू आर यूजिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहां प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकता था और मैंने किया नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ लगा दो प्रोडक्शन करने में। अगर सपोज मैं यहां प्रोडक्शन करना चाहता हूं, क्या कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा रिसोर्सेस तो यही है, ये मेरा क्या हो गया? आउट ऑफ प्रोडक्शन। ना तो मैं यहां पे प्रोड्यूस करूंगा, ना तो मैं यहां प्रोड्यूस करूंगा। मैं कहां प्रोड्यूस करूंगा? ऑलवेज इस कर्व के ऊपर प्रोड्यूस करूंगा। मैं कहां प्रोड्यूस करूंगा? ऑलवेज इस कर्व के ऊपर प्रोड्यूस करूंगा। समझ गया? इसी को बोलते हैं कि अगर मैं, इसी का एक नाम है इफिशिएंट, इनइफिशिएंट और एक्स ओवर इफिशिएंट। तो इसको अगर यहां पे है, ये क्या है? इनइफिशिएंट, मतलब डिफिशिएंसी है। डिफिशिएंसी कि आप और प्रोड्यूस कर सकते थे पर आपने और प्रोड्यूस नहीं किए, ये आपका डिफिशिएंट है। आपका जो फैक्टर क्या है? डिफिशिएंट है। यहां पे सारा का सारा फैक्टर क्या है? इफिशिएंट है। और यहां पे क्या है? ओवर, ये आउट ऑफ क्या है? मतलब नॉट ए ऑप्टिमम लाइन, मतलब ये प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी कर्व के ऊपर क्या है? पॉसिबल है। तो सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? क्या बोलता है देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वेरी सेम डेफिनेशन है जैसे बजट लाइन बताता था ना, कि बजट लाइन शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर कंज्यूमर कैन कंज्यूम इन एनी पॉसिबल वे। या तो चॉकलेट ज़्यादा खाएगा, चिप्स कम खाएगा, या तो चिप्स ज़्यादा खाएगा, चॉकलेट कम खाएगा, या पूरा का पूरा चॉकलेट खाएगा, या पूरा का पूरा चिप्स खाएगा। तो अलग अलग तरीके से कंज्यूमर क्या कर सकता है? कंज्यूम कर सकता है। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूसर है, वहाँ पे कंज्यूमर था, यहाँ पे क्या था? प्रोड्यूसर था। डेफिनेशन क्या है? सेम है, देखो ना। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows that various combination of two goods that can be produced with available resources and technology, कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप इन दोनों गुड्स के ऊपर में लगा दो। जो भी आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो, जो भी आप दो गुड्स प्रोड्यूस करने जा रहे हो, उसके ऊपर जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब कुछ लगा दो। फिर क्या बोल रहा है? आगे लाइन पढ़ो ना। When the resources are fully and efficiently utilized, तो कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन पे सारे के सारे रिसोर्सेस क्या है? फुल्ली यूटिलाइज्ड। इसको हम लोग पीपीएफ बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर बोलते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं। अच्छा, तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि सर इंडिफरेंस कर्व तो कॉन्वेक्स होता है, तो वहां पे एक्चुअली कॉन्वेक्स इसलिए हो रहा था, रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ना कंजम्पशन की बात हो रही थी और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था। वहाँ पे कंजम्पशन की बात, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट था कि जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे थे तो जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, मार्जिनल रेट ऑफ क्या था? सब्स्टिट्यूशन था, तो वो पहले से कम हो रहा था। पहले हम 3 सेक्रीफाई कर रहे थे, फिर हम 2 सेक्रीफाई कर रहे थे, फिर 1 सेक्रीफाई कर रहे थे। वहाँ पे खाने की बात थी। यहाँ पे क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब समझते हो? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि अगर हम सारा का सारा पैसा क्लोथ के ऊपर लगाएंगे तो इसके और क्या था? कपड़ा था और वीट था। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोलता है कि अगर हम क्लोथ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, अगर क्लोथ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो कम पैसा बचेगा किसके लिए? वीट के लिए। तो वीट का प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है? जैसे जैसे क्लोथ कम हो रहा है वैसे वैसे वीट क्या हो रहा है? ज़्यादा। इसको तो यहाँ पे यूटिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे है मार्जिनल रेट ऑफ। अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, नहीं सॉरी, वो तो उसका बात था। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, क्या प्रोडक्शन की बात हो रही है सिर्फ। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो रही है कि अगर हम क्लोथ का, अरे तुम्हारे पास बजट है, अगर सारा का सारा पैसा तुम कपड़ा बनाने में लगा दोगे तो क्या इसके लिए बचेगा? तो अपना जैसे जैसे बजट कपड़े से कम करोगे तो वीट के लिए क्या करोगे? बढ़ाओगे। तो जो कर्व बनेगा वो बनेगा आपका कॉन्वेक्स कर्व बनेगा, ठीक है ना। तो ये, हाँ सॉरी, कॉनकेव कर्व बनेगी। जो कर्व बना कैसे बना? कॉनकेव। अब बोलोगे सर इसको सीधा भी कर सकते थे, सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन इसलिए क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि क्लोथ और वीट का,
क्लोथ और वीट का जो बोल सकते हैं मेजरमेंट है वो सेम तो नहीं है ना, अलग अलग मेजरमेंट है ना। दैट इज वाई जो कर्व कभी ऐसे नहीं बनेगा। मेजरमेंट अगर सेम रहेगा तो कर्व ऐसे बनेगा, लेकिन मेजरमेंट तो सेम नहीं है ना। कपड़ा तो अलग, हाँ, लेकिन इनका जो मेजरमेंट हो तो सेम नहीं है ना, इसलिए जो कर्व कैसा बन गया, ऐसे बन गया, कॉनकेव बनते इसको। और इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों बना था, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जैसे जैसे हम x का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो y का कंजम्पशन कम करेंगे, बट x से मन भरेगा और y के लिए मन तड़पेगा तो जब मन तड़पेगा तो सेक्रीफाई कम करेंगे, याद है ना थोड़ा वही। अच्छा, इफिशिएंट, इसका मतलब क्या समझा दे रहा हूं, इफिशिएंट, इनइफिशिएंट और अनटेबल। सुनो ना, मैं सिंपल बात बता, यहां पे जो भी कुछ है, ये कॉम्बिनेशन A है, ये कॉम्बिनेशन B है, ये C है और ये D है, ये जितने कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं सारे सारे क्या है, इफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। इफिशिएंट का मतलब कि जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेस था तुमने सारा का सारा यूज कर लिया। अच्छा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन, मान लो ये है कॉम्बिनेशन E, ये कौन सा कॉम्बिनेशन, इफिशिएंट या इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब क्या है कि तुम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकते थे पर तुमने प्रोड्यूस नहीं किया। तो अगर आप अगर एक प्रोड्यूसर यहां पे प्रोडक्शन कर रहा है, पॉइंट ई पे प्रोडक्शन कर रहा है, अगर एक प्रोड्यूसर पॉइंट ई पे प्रोडक्शन कर रहा है तो ये हो गया आपका इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, कि आप एक्स्ट्रा और प्रोड्यूस कर सकते थे बट आपने नहीं किया। अच्छा, अगर एक प्रोड्यूसर बोलता है पगला बाबा की तरह कि हम यहां पे प्रोड्यूस करेंगे, क्या पॉसिबल है? इसको बोलते हैं अनअटेनेबल। क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल, क्योंकि आपके पास वहां तक का रिसोर्सेस नहीं। क्लियर हो रहा है? तीन वर्ड देखो, इफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, जब रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज है। तो जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर जो रिसोर्सेस है वो क्या है, फुल्ली यूटिलाइज है। इनएफिशिएंट का मतलब क्या है, अंडर द पीपीसी कर्व, ये जो कर्व के अंडर, यहां पे अंडर द पीपीसी कर्व, ठीक है। और अनटेबल का मतलब क्या है, बियॉन्ड द पीपीसी कर्व, मतलब पीपीसी कर्व के बाहर, क्या आप प्रोड्यूस कर पाओगे? नहीं, ठीक है। तो दो बार सेम क्वेश्चन दो बार आ गया। तुम लोग टेबल को प्रेफर कर सकता है पढ़ने के लिए, समझ गया ना? प्रेफर कर सकता है, वैसे इग्नोर भी कर सकता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉर्मूला लिख लो इसको, मैराथन। अरे हमको पता है, हम कितना पढ़ा देंगे तुम लोग भूल जाएगा, अभी नहीं, वो उसी वक्त बताएंगे। वो याद है स्लोप लाइन, स्लोप, यही तो दिसंबर का फर्स्ट वीक में पढ़ाऊंगा, उसी वक्त देंगे, नहीं पहले होगा तुम, किसमें? अच्छा, अपॉर्चुनिटी क्या होता? अपॉर्चुनिटी होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। लिखो ना, अपॉर्चुनिटी में लिखो ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस। मान लो एक लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, ये क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। यहाँ पे या तो मैं राइस का प्रोडक्शन कर पाऊंगा या तो मैं वीट का प्रोडक्शन किया। तो अगर मैंने राइस का प्रोडक्शन किया तो वीट को सेक्रीफाई किया, है ना। तो इस केस में जो राइस को प्रोड्यूस करने के लिए जो मैंने सेक्रीफाई किया वो मेरा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस केस में जो वीट है, वीट मेरा कौन सा कॉस्ट होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। अगर मैं वीट का प्रोडक्शन किया, अगर मैं वीट का प्रोडक्शन किया तो राइस तो नहीं कर पाऊंगा, तो वीट को पाने के लिए जो सेक्रीफाई किया वो मेरा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वीट को पाने के लिए मैंने क्या सेक्रीफाई किया, प्राइस को सेक्रीफाई किया, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गया ना? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर मैं राइस का प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मेरे लिए अल्टरनेटिव क्या है, कि मैं वीट का प्रोडक्शन करूंगा। तो जो आपका नेक्स्ट हो और बेस्ट हो और अल्टरनेटिव हो, तो जो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है दैट इज फॉरगॉन व्हेन
चॉइस इज मेड, मेरे पास दो चॉइस था, राइस और वीट। या तो मैं इस लैंड के ऊपर राइस का प्रोडक्शन करूं, या तो मैं इस लैंड के ऊपर वीट का प्रोडक्शन करूं। अगर मैंने राइस का प्रोडक्शन किया और वीट का प्रोडक्शन नहीं किया, तो वीट को मैंने सेक्रीफाई किया, क्या पाने के लिए? राइस को पाने के लिए। तो जो मैंने सेक्रीफाई किया वो मेरा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट in simple word it is the cost of sacrifice of the best alternative use of resources when they are used a particular purpose। ठीक है, देखो सेम एग्जांपल दिया हुआ, फार्मर ने यूज लैंड टू ग्रो व्हीट इंस्टेड ऑफ राइस, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट इज अमाउंट ऑफ राइस फॉरगॉन। फार्मर ने किसका प्रोडक्शन किया? व्हीट का। तो क्या फॉरगो किया? राइस को फॉरगॉन किया, फॉरगो किया, तो राइस मेरा क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देख लो तुम लोग के बारे में बोला जा रहा है, इफ ए स्टूडेंट स्पेंड टाइम स्टडी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मूवी, तुम लोग क्लास कर रहे हैं मूवी जाने के बदले, द एंजॉयमेंट ऑफ द मूवी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग। ठीक है, पढ़ाई जो तुमने किया, तो पढ़ाई के लिए तुमने क्या सेक्रीफाई किया? मूवी। तो जो तुमने सेक्रीफाई किया इसको अपने क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे पीपीसी कर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या? देखो ध्यान से, पहले आप पूरा का पूरा क्लोथ का प्रोडक्शन किए, तो क्या सेक्रीफाई किए? वीट। तो वीट क्या हो गया? ठीक है, अब आप देखिए 5 मीटर कपड़ा को सेक्रीफाई कर रहे हैं 10 क्विंटल वीट को पाने के लिए। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5 मीटर क्लोथ। अरे पहले 50 बनाते थे ना, अब आप 50 से कितना बना रहे हो? 45। तो आपने 5 मीटर सेक्रीफाई किया, 5 मीटर कपड़े क्या किया? सेक्रीफाई किया। क्यों किया? 10 क्विंटल वीट को पाने के लिए। फिर देखो यहाँ पे 10 मीटर आपने सेक्रीफाई किया 10 क्विंटल और पाने के लिए, समझ गया ना? तो जो भी आप अब आप जो जो सेक्रीफाई करते जा रहे हो, अब देखो आपने पूरा का पूरा वीट का प्रोडक्शन किया, तो क्या सेक्रीफाई किया? क्लोथ। तो क्लोथ अपना क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी का। समझ गया ना? अच्छा, शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या हो गया? शिफ्ट, देखो ना, ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये मेरा क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर मेरे पास रिसोर्सेस कम हो गए, तो अगर रिसोर्सेस कम होंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अगर मेरे पास रिसोर्सेस ज़्यादा हो गए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर शिफ्ट करेगा? राइट की तरफ। यही चीज़ यहाँ बोल रहा, आउटवर्ड शिफ्ट मतलब राइट की बात हो रहा है। व्हेन द रिसोर्सेस इंक्रीजेस और टेक्नोलॉजी इंप्रूव, या तो रिसोर्सेस बढ़ गया या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया। द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर बोथ गुड्स, या तो टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया। तो अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? जो कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करे, वही तो अच्छी टेक्नोलॉजी है। या तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया, या तो ओवरऑल जो बजट था प्रोडक्शन करने का, जो बजट था, जो लैंड था, जो लेबर था, जो कैपिटल था, वो बढ़ गया। या तो मेरा रिसोर्स बढ़ गया या तो मेरी टेक्नोलॉजी। अगर मेरी रिसोर्स या मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, कोई एक बढ़ गई या दोनों बढ़ गई, तो मैं पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा। तो जब मैं पहले ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर शिफ्ट करेगा? राइट की तरफ, इधर तक, राइट की तरफ। और अगर कम हो गया तो लेफ्ट की तरफ। समझ गया ना? कॉजेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, और क्या, अभी बस तुम लोग उतना ही डेफिनेशन पढ़ लो, डायग्राम बना लो, टेबल बना लो, बस बस खत्म। चल, एक इसमें से 3 क्वेश्चन छोड़ा हूं ना, इसमें 3 क्वेश्चन छोड़ा हूं ना, पर सच बताना, क्या ये 3 क्वेश्चन जब मैं वहां पढ़ाऊंगा समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा? 100% समझ में आएगा, अगर तुमने बेसिक अच्छे से कर लिया। क्योंकि पता है ये जितना मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारा ऐसे कॉलेज है ना जहाँ पे सिर्फ बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जैसे जैसे गोयनका हो गया तो बेसिक से नहीं पूछेगा, भवानीपुर हो गया, मुझे नहीं पता बाकी सेमेस्टर में, यहाँ पे नहीं मैंने पूछा, बाकी में है, बाकी में है। जैसे गोयनका में
अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, जयपुरिया में अच्छा क्वेश्चन पूछता है। हाँ जयपुरिया सबसे अच्छा क्वेश्चन सेट करता है भवानीपुर। भवानीपुर उससे गोयनका से भी अच्छा पेपर सेट करता है। पता नहीं क्यों अपना स्टैंडर्ड दिखाता है। बोला मेरा फीस भी हाई है, स्टैंडर्ड भी हाई है। और शिक्षायतन से अगर कोई पढ़ता है ना, शिक्षायतन, श्री शिक्षायतन, उससे भी पेपर अच्छा सेट होता है। जयपुरिया का पेपर अच्छा होता है। हाँ जयपुर पेपर अच्छा होता है, गोयनका पेपर अच्छा होता है। अच्छा मतलब स्टैंडर्ड है पेपर का। जैसे अगर उनको पूछना रहेगा ना कि पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, तो ये नहीं पूछेंगे डिफाइन पॉसिबिलिटी कर्व, वो घुमा के पूछेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व, एक्सप्लेन क्रिटिकली, करो एक्सप्लेन। तो वैसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। आप समझा मेरा बात? ठीक है, इको खत्म ना। अब आओ मंडे ट्यूसडे 2 दिन में सिंगलिटी खत्म कर देंगे। ठीक है, आज थोड़ा बोलना कम था क्योंकि अभी और भी क्लासेस लेना, तो मैं कम पढ़ाया। ठीक है।